इस विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक कुमार जी, श्री रवि मिश्रा जी और यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकगण, प्रधानाचार्य जी और सभी छात्र एवं छात्राएं। सबसे पहले तो जो बच्चे तरुण और उसके साथ जितने भी लोग यहाँ पे सम्मानित हुए हैं, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी ओर से। देखिए, ये जो विद्या भारती से जुड़े हुए जो भी विद्यालय हैं, कई विद्यालयों में मैं गया हूँ और इनका सबसे बड़ा जो योगदान है वो इस बारे में है कि राष्ट्र का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। और राष्ट्र का निर्माण तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम लोग व्यक्ति का निर्माण नहीं करेंगे। तो अब व्यक्ति का निर्माण कैसे करेंगे वो काफी अच्छे से ये लोग सिखा रहे हैं। और आप लोग जो भी यहाँ बच्चे हैं उनको देख करके उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके बौद्धिक और शारीरिक एक्टिविटीज को देख करके, उनके अनुशासन को देख करके, सब कुछ देख करके ये लगता है कि हम लोग बहुत ही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जिलाधिकारी शाहजहांपुर और यहाँ आने के कारण, क्योंकि यह अच्छा मौका है इतने 700-800 बच्चों के साथ जो है संवाद करने का। अभी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है, तो मैंने घोषणा किया है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों में जो लड़की टॉप करेगी जिले को, उसको इलेक्ट्रिक स्कूटी में अपनी ओर से दूंगा। आप लोग बहुत कष्ट से पढ़ना शुरू कर दें सबसे पहले। दूसरा मुझसे अभी कहा गया कि आपके विद्यालय को तीरंदाजी और शूटिंग के कुछ उपकरणों की आवश्यकता है। इसको जो है विदिन वीक के सप्ताह के अंदर उसका पैसा रिलीज किया जाएगा। देखिए, अभी बच्चों ने एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, उसमें कितनी दिक्कतें हैं और कैसे हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। पूरे जिले में मैं जब भी ग्रामीण इलाकों में घूमता हूँ या बाकी जगहों में घूमता हूँ कि लड़कियां जो है बहुत संख्या में साइकिल से स्कूल जाते हुए और आते हुए देखती हैं, लेकिन लड़के बहुत कम देखते हैं। इसका मतलब कि लड़कियां तो पढ़ाई में आगे निकल रही हैं, लड़के कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं। तो इसको भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। और लड़कियों को बहुत बहुत बधाई है कि वो इसमें आगे निकल रही है, बहुत अच्छी बात है। अभी 10 साल का एक सर्वे कल ही जारी हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को 10 साल हुए हैं प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। उसमें एक मोटा मोटा सर्वे सामने आया है। जब जनगणना होगी अगले साल को पता चलेगा कि हमारा जो लड़के लड़कियों का जो अनुपात है, जो सेक्स रेशियो है, वो 918 से बढ़ के पूरे देश का 937 हो गया है। इसका मतलब कि 15 तो पूरे देश में बढ़ गया है। और जहां तक उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में इसका नंबर 960 के आसपास आ गया है, जो कि बहुत लेकिन लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए देश में बहुत काम है। और सरकार ने, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि जो भी आप लोग 6 से 12 तक के बच्चे हो, स्पेशली जो 12 तक के बच्चे हैं, उनको 12 के बाद मुख्य रूप से 2 स्ट्रीम में जाने के मौके रहते हैं, एक इंजीनियरिंग की ओर और एक मेडिकल की ओर। आपने देखा होगा कि लड़कियां मोस्टली इंजीनियरिंग की ओर नहीं जाती हैं, मेडिकल की ओर ज्यादा जाती हैं। आप जब भी देखेंगे तो मैथ पढ़ती हुई लड़कियां कम देखेंगी, लेकिन बायो पढ़ती हुई बहुत देखेंगे। ये नॉर्मल ट्रेंड है। इसमें भी सरकार ने सुधार करने के लिए IIT में जितने भी एग्जाम है इंजीनियरिंग के, सब में लड़कियों के लिए 20% अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। तो लड़कियों के लिए बहुत आसान है आज की डेट में IIT में जाना या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना।
तो अगर आप लोग मैथ लेके अच्छी पढ़ाई करते हो, थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हो, तो आपको इंजीनियरिंग में जाना, खास करके आईआईटी में जाना बहुत आसान है। इसी से संबंधित हम लोगों ने, हमारे जो जिला विद्यालय निरीक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है अभी कि जो राजकीय इंटर कॉलेज वाला है उसमें और उससे संबंधित 4-5 विद्यालयों में एक भारत के बहुत प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है फेस एकेडमी, वो जो है हमारे बच्चों को क्लासेस खत्म होने के बाद 1.5 से 2 घंटे निःशुल्क ट्रेनिंग देने को तैयार हुआ है। तो आपका विद्यालय इसमें चाहता हो तो हम लोग को भी यहाँ पे लागू करा सकते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हो तो ऑनलाइन फैसिलिटी के माध्यम से निःशुल्क को काफी आराम से प्राप्त हो। देखिए अभी क्या हो रहा है कि जब तक हम लोग एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार नहीं बनाएंगे, तब तक जो है समाज को अच्छा बनाना बिल्कुल संभव नहीं है। आपने अभी देखा कि जो कार्यक्रम बच्चियों ने प्रदर्शित किया था, उसमें एक गुंडा टाइप का व्यक्ति उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा था और उसने जब रोका तो उसने बोतल तेजाब लेकर के आया और उसने उसके चेहरे पर छिड़क दिया। मैं बहुत सी ऐसी लड़कियों से और महिलाओं से मिला हूं जो एसिड की विक्टिम है, बहुत सारी, और आप उनके दुख को, उनकी बाकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हैं। जितने यहां लड़के बैठे हुए हैं, आप खुद सोचो कि अगर कभी ऐसी कोई घटना आपके घर में किसी के साथ हो जाए, आपकी बहनों के साथ हो जाए, आपकी माँ के साथ हो जाए, किसी के साथ भी हो जाए, चाचा चाची मामा मामी किसी के भी बच्चियों के साथ हो जाए, तो सोचो क्या गुजरेगी आपके ऊपर। तो जो चीज आप अपने घर में नहीं चाहते हैं, अपनी बहनों के साथ नहीं चाहते हैं, वो चीज केवल हम इतना सोच लें कि जो दूसरी लड़की है वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, तो इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसको रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ लड़कों का है, सिर्फ और सिर्फ आदमियों का है। और यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं इस ड्रामा को देख करके कम से कम अपने मन में आप लोगों ने जरूर बात बैठाई होगी कि इस तरह की कोई एक्टिविटी न तो होनी चाहिए और न ही हमें उसका कोई भी समर्थन करना चाहिए। समर्थन तो बहुत दूर की बात है, हमें उसका विरोध करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। देखिए पढ़ाई लिखाई जो है उसका कोई विकल्प नहीं है आपके लिए, खास करके लड़कियों के लिए। अगर आप लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जिसमें आपकी चले, तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। आप बाकी भी चीजें अच्छी कर सकते हो, खेल में भी अच्छा कर सकते हो, म्यूजिक में अच्छा कर सकते हो, आर्ट में अच्छा कर सकते हो, लेकिन जो सबसे आसान है वो है पढ़ाई लिखाई, जो हमको सबसे कठिन लगता है। वो इसलिए है कि पढ़ाई लिखाई में जो अवसर है उनका नंबर जो है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। खेल में भी आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन खेल में बाकी चीजों में वो नंबर काफी छोटा। भाई नेशनल टीम पे अगर आप जाना चाहते हो, मान लो हॉकी खेल रहा है कोई, वॉलीबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो कितने लोग जाएंगे नेशनल टीम में? 12, 15, 20, 25। स्टेट की भी टीम में जाएंगे तो 12, 15, 20 जाएंगे पूरे स्टेट में। तो जो भी बच्चे अच्छे हैं खेल में, म्यूजिक में, आर्ट में, उनको जरूर जाना चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई पे उतना ही ध्यान देना जरूरी है जितना बाकी चीजों में। एक क्या होता है कि हम कोई चीज अच्छा कैसे करते हैं, जब हम सोचते हैं कि वो चीज हमारी है। जैसे मान लो आपके पास, आपके पिताजी ने कोई गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, तो आप क्या करते हो? हर सवेरे सवेरे उठ के उसको पोछा मारते हो, उसको साफ करते हो। जब भी आप गाड़ी को लेके जाते हो, आपका भाई लेके जाता है, आपके पिताजी लेके जाते हैं, तो आप कोशिश ये करते हो कि उसका गलती से भी एक खरोच न लग जाए, है कि नहीं? तो ये होती है बिलोंगिंग,
जब आप किसी चीज को अपना समझते हो तो उसका आप केयर करते हो। जैसे आप अपने भाई की केयर करते हो, अपने बहन की केयर करते हो, तो इसलिए करते हो कि आपको लगता है कि हमारा है, ये अपना है। राष्ट्र जो है, देश जो है, वो ऐसे ही है। जब आप देश को अपना समझने लगेंगे तो उसमें भी बिलोंगिंगनेस आएगी। कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, ठाकुर रोशन सिंह जी जो यहाँ के शहीद है, उनके गांव में बहुत सारी बातें इसी प्रकार की हो रही थी। और तभी अचानक जो है, जो कैमरा मैन बैठा हुआ था, उसमें से एक कैमरा मैन जो है च्युइंगम खा रहा था, उसने ऐसे मुंह को दिया। तुरंत जो है 2 बच्चों ने आकर के उसको टोका कि भाई इतनी साफ सुथरी जगह पे आपको थूकने की जरूरत नहीं है। शहर जो है साफ सुथरे कैसे होते हैं या गांव साफ सुथरा कैसे होता है? भाई आपका घर तो कभी गंदा नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आप घर की कमाई करते हो, घर का ध्यान रखते हो। लेकिन आपके घर के बाहर, ठीक बाहर जो सड़क है, ठीक बाहर जो सड़क और आपके घर के बीच की जगह है, वो गंदी रहती है। क्यों गंदी रहती है? क्योंकि आपको लगता है कि ये हमारा नहीं है, ये तो सरकार का है। जब आप ये सोचने लगेंगे कि सरकार की चीज भी हमारी ही है, और सोचना नहीं है, ये तो आपकी है ही। आप ही के पिताजी, आप ही के दादाजी, आपके जो पुराने लोग हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उन्हीं के टैक्स के पैसों से ये सारा सिस्टम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि केवल इनकम टैक्स से चल रहा है? जो धनी लोग हैं वही इनकम टैक्स देते हैं, उसी से चल रहा है। आप जब छोटा मोटा कोई भी आइटम खरीदते हो ना, एक बिस्किट भी खरीदते हो, तो उसमें देखो जीएसटी लिख के आता है कि कितने % जीएसटी है। 100 रुपए का अगर बिस्किट है तो 18% जीएसटी लगते हैं, तुरंत 118 रुपए हो जाता है। तो 18 रुपए कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हैं। तो ये बिलोंगिंगनेस आनी बहुत जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नई शुरू हुई है। देखो, जितना हमको अपने विरासत से जुड़ना आवश्यक है, जितना हमको अपनी पुरानी प्रथाओं से, पुरानी चीजों को देखना, भालना, उनको सुरक्षित रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि जो नया समाज है उनसे हम जुड़े रहें। नहीं तो क्या होगा कि पूरा देश एक साइड में निकल जाएगा और आप कहीं पीछे छूट जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, मैं कहीं भी जाता हूं तो बच्चों को ये बोलता हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे घर पहुंचते हैं या तो अपना फोन उठा लेते हैं या अपने माता पिता का फोन उठा लेते हैं और तुरंत उस पर रील देखना शुरू कर देते हैं। आजकल रील देखने का और रील बनाने का इतना प्रचलन हो गया है कि लोग रील बनाते बनाते गड्ढे में गिर जा रहे हैं, खाई में गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। आप लोगों ने अखबारों में सुना होगा, चीजों को देखा होगा। पहले आप अपने आप से पूछो कि जो भी हम काम कर रहे हैं, कुछ भी इससे क्या मुझे या समाज को कोई फायदा होने वाला है? सबसे पहले तो अपना फायदा देखो, क्या आपको कोई फायदा होने वाला है? अगर नहीं होने वाला है तो कुछ काम की चीजें करिए। आज के डेट में यूट्यूब पे इतने कोर्स अवेलेबल है, इतनी चीजें अवेलेबल है कि आप आराम से कोई चीज सीख सकते हैं और दुनिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये अभी आपके जिला विद्यालय निरीक्षक है, इनके प्रयास से जो है इन्होंने एक जगह उपलब्ध कराई है राष्ट्रीय प्रकाशित में। अभी जस्ट हम लोगों ने शाहजहांपुर के लिए बहुत ही अच्छा सरकार से डिजिटल लाइब्रेरी सेंटर कराई है 10 करोड़ रुपए की लागत, जो अगले 1 साल में बनकर तैयार होगा। उसमें फिजिकल पुस्तकों के अलावा पूरी डिजिटल लाइब्रेरी होगी। आप पूरे वर्ल्ड के कोई भी जर्नल, कोई भी मैगजीन, कोई भी किताब उसमें बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो आप लोग भी कुछ काम करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सेल बनाना सीख लो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीख लो, इसका तो कर ही सकते हैं सब लोग। आप लोगों से कितने लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना है? तो लगभग 20-25% ने सुना है और 10% ने सुना है। देखो ऐसे ही क्या है, इतनी चीजें अभी जैसे ये जो बच्ची समूह दिखा रही थी, आपने फोटो में देखा होगा, वो 3D प्रिंटिंग दिखा रही थी।
आप सोच सकते हो कि 3D प्रिंटिंग कैसे होगी, कोई भी चीज 3D में कैसे बन जाएगा। जैसे ये कागज है, अगर तो कागज तो छूटी है तो ये निकल गया। 3D में इसकी जब मोटाई आ जाएगी तो मोटाई कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकती है, तो कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल तरीके है, आप इसको जाकर के सर्च करिए, इसके यूट्यूब पर वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड के जितने भी बड़े स्कूल हैं, सारे स्कूल आज की डेट में वर्चुअली अवेलेबल है। वर्चुअल अवेलेबल होने का क्या मतलब है कि आप उनको यहीं से बैठ के देख सकते हैं, उन स्कूलों को, उस स्कूल को भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, उस स्कूल की बालकनी में, उस स्कूल के लाइब्रेरी में, उस स्कूल के क्लासरूम में भी यहीं से बैठ के घूम सकते हैं। उनको देखिए आप लोग। कई बार क्या होता है कि जो चीज हम लोग देखे नहीं होते हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। जैसे केचुआ होता है, तो अगर केचुआ की केवल फोटो किसी ने देखा हो तो क्या सोचेगा कितना बड़ा है केचुआ, पता नहीं चलेगा। पर एक पेज पे हाथी की फोटो और एक पेज पे केचुआ की फोटो, दोनों लगभग एक ही लंबाई चौड़ाई की दिखेगी, तब सिर्फ लंबाई की तो दिखेगी, चौड़ाई वाली नहीं। तो जब चीजों को आप देखते हो तब आपका दिमाग खुलता है, आपको पता चलता है। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना जो रीत का, इधर उधर का फालतू का समय है, उस समय को अच्छी चीजों को सीखने में लगाइए। आपके सामने कोई भी इन्फॉर्मेशन आ जाए, जैसे आज आपको पता चला कि आज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, तो आप जाइए, सर्च करिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, देखिए क्या लिंक क्या आता है, उनको देखिए उन्होंने कहां से पढ़ाई लिखाई की, उन्होंने क्या किया, वो कहां कहां गए, उन्होंने देश की आजादी में क्या योगदान दिया, आजाद हिंद फौज क्या था, उसने क्या किया। तो ऐसे करके क्या होगा कि रोज अगर एक चीज सीखोगे तो 365 दिन में कितनी चीजें सीख लोगे, 365 चीज सीख लोगे, बहुत आसान है। मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूं कि अगर आप रोज अंग्रेजी का एक वर्ड देखिए, सिर्फ, अभी सारे छोटे बच्चे हो, क्लास 7, 8 वाले जो बच्चे अगर आपसे शुरू करते हैं 12th तक पहुंचते पहुंचते 2000 से 2500 वर्ड उनको एकदम याद होते हैं। और पूरी अंग्रेजी जो है का जो 90% से ज्यादा वोकैबुलरी है वो 2000 वर्ड से ज्यादा की नहीं है। आपको पता है कि अगर आपको 2000 वर्ड आता है तो आप दुनिया की कोई भी किताब अंग्रेजी की पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, सिर्फ 2000, नॉट मोर देन दैट। तो उसको सीखने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप लोग लकी है कि आप लोग ऐसे विद्यालय में हैं जहां संस्कृत, हिंदी, इन सब चीजों को बहुत जोर दिया जाता है। दूसरे जो विद्यालय आज की डेट में है वो विद्यालयों में संस्कृत की जगह पर फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, दुनिया भर की चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो अल्टीमेटली बच्चा पढ़ तो लेता है कि उसका कोई यूज बाद में नहीं होता। तो जो आप संस्कृत पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस देश में बाहर से ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो सिर्फ संस्कृत पढ़ने आए हैं। एक अभी सर्च करिएगा, आपको दिखेगा एक रॉबर्ट सरोड़ा, अमेरिका का डॉक्टर, अभी जिंदा है। वो अपनी पूरी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने कहीं से एक इंडियन किताब पढ़ ली और उसको लगा कि भाई हमको आयुर्वेदा पढ़ना है। तो वो आयुर्वेदा पढ़ने के लिए 1975 के आसपास कभी पुणे में आया, और जब उसने आयुर्वेदा की पढ़ाई शुरू की उस मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो उसको पता चला कि जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको तो खुद ही संस्कृत नहीं आती है। तो उसको लगा कि जो संस्कृत के श्लोक आयुर्वेदा में लिखे हुए हैं ये उसका जो है ट्रांसलेशन करना है। तो उसने अपनी पढ़ाई रोकी और पहले वो 2 साल उसने संस्कृत पढ़ा, फिर उसने आयुर्वेदा के क्लास को ज्वाइन किया, फिर आयुर्वेदा कंप्लीट की उसने, और उसने आयुर्वेदा को पूर्ण करने के बाद एक किताब लिखी जो बहुत एक क्लासिक किताब है। वैसी किताब इंडिया में नहीं लिखी गई है, जबकि हमारे इंडिया विद्वान सारे लोग, उस किताब का नाम है प्रकृति। और उसने ये स्टेब्लिश किया है कि ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। देखो, आप बहुत सारी चीजों को आप समझ नहीं पाते हो क्योंकि सदियों से हमारे अंदर जो है इनबिल्ट हो गई। आपके कान में दर्द होता है तो आपकी माँ या आपकी दादी क्या करती है,
बोलते हैं कोई प्याज का रस डाल दो, बोलते हैं नहीं। तो आप लोग खुद सोचो कि जब आप लोग अपनी माँ या दादी की उम्र में पहुंचोगे तो आपको तो पता ही नहीं होगा प्याज का रस डालना, आपको तो पता ही नहीं है। आजकल बहुत सारी लड़कियों को ये पता नहीं कहां से आ गया है दिमाग में कि हम तो लड़कों के बराबर हो गए हैं और हमको तो घर का काम नहीं करना है, खाना नहीं बनाना। खाना बनाना सबको आना चाहिए, मुझे आता है, मैं सारे खाने बनाता हूँ। मैं मतलब दावे के साथ बोलता हूँ बहुत लोगों को, मुझसे अच्छी गोल रोटी बना करके कोई दिखा नहीं सकता, बहुत गोल रोटी बनाता हूँ। आपको पता ही होगा कि खाने में रोटी बनाना सबसे कठिन काम है। जितने लड़के बैठे हुए हैं सबको खाना बनाना आना चाहिए, सब लोग जाकर सीखना शुरू कर दो खाना बनाना करते हैं। उसका बहुत छोटा तरीका है, आपकी माँ या आपकी दादी जब भी खाना बनाती है जाकर के किचन में खड़े होते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि खाना बनाना क्यों जरूरी है। देखो मेरा बेटा जो है 2 साल पहले, वो जो 12th क्लास में था, तो 12th क्लास में 2 साल पहले वो IIT के लिए सेलेक्ट हुआ। तो जब रिजल्ट निकलता है और जो काउंसलिंग होती है उसके बीच में 1.5 महीने का टाइम होता है। तो मैंने उसको बोला कि तुम 1.5 महीने तक रोज कोई न कोई एक चीज बना के खिलाओगे हम लोगों को। रोज हम लोगों को एक चीज बनाता था, कभी दाल बनाता था, कभी सब्जी बनाता था, कभी रोटी बनाता था, बहुत सारी सब्जियां उसने बनाने सीखी, कभी चाय बना के पिलाता था, बहुत सारी चीजें। होता क्या है कि देखो अब हम लोग उस परिवार को पढ़ रहे हैं जो न्यूक्लियस फैमिली है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में आपके घरों में 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, आपके दादा, आपके चाचा, आपके माँ, सब लोग एक साथ रहते थे। अब वो स्थिति बदलती चली जा रही है। अब ये नहीं हो सकता है कि लड़का और लड़की दोनों अगर जॉब में है, कल मान लो आपकी शादी होती है ऐसी लड़की पे जो खुद जॉब में है और आप भी जॉब में है, और अगर उसकी टाइमिंग और आपकी टाइमिंग में थोड़ा भी डिफरेंस हो गया तो खाना कौन बनाएगा? दोनों को ही बनाना पड़ेगा। केवल खाना बनाना नहीं, बाकी काम आपको छोटे मोटे सारे काम आने चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग तो इंडियन, जितने इंडियन लोग हैं उनमें मोटापा जो है बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? जबकि जितने अमेरिकन है, जितने यूरोपियन है, आप उसको देखो कितने हैं एकदम चलने बदल के लंबे चौड़े होते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ खा रहे हैं, हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई योगा नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और घर का काम तो बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरी पत्नी जो है वो डॉक्टर है, गायनी की डॉक्टर है, नोएडा की टॉप डॉक्टर है। उनके पास बहुत सारी लेडीज आती है प्रेग्नेंट होकर के, और उनके हस्बैंड आते हैं और वो उनकी इतनी इच्छा होती है कि मैडम नॉर्मल डिलीवरी करा दो, सिजेरियन नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और उनको डॉक्टर क्या सलाह देती है? सिर्फ एक कि ठीक है आज से तुम जो है अपने घर का पोछा लगाना शुरू कर दो। क्यों दिया जाता है ये सलाह? आप जब पोछा लगाने बैठते हैं तो आप अपनी बॉडी का पोस्चर देखते हैं, कैसे आपका बॉडी रिएक्ट करता है। अभी हम लोग धीरे धीरे ऐसे हो गए, हम लोग जितने लोग इधर कुर्सियों पर बैठे हैं, अगर हम लोगों को सीधे बैठने को बोल दिया जाए 2 मिनट के लिए तो हम लोग बैठ नहीं सकते हैं। बच्चे तो बैठ लेंगे क्योंकि अभी नए हैं, ये सब लड़के हैं, अभी बॉडी का वो नहीं है, लेकिन 25 साल 30 साल से ऊपर का कोई भी आदमी आज की डेट में 1% निकल जाए तो निकल जाए, उसको आप सीधे बैठने को बोल तो बैठ नहीं सकता। 2 मिनट से ज्यादा वो वज्रासन में नहीं बैठ सकता है, उगड़ू नहीं बैठ सकता है। तो क्यों हो रहा है ये सब चीजें? तो ये सारी बातें करने का मतलब ये था कि आपको सिर्फ एक चीज नहीं करनी है। व्यक्ति के निर्माण के लिए सिर्फ एक चीज बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपको सब कुछ करना है, एक चीज में बहुत ही अच्छा होना है, किसी भी चीज में, बाकी चीजें साथ ही साथ चलेंगी। कोई एक खेल आपको आना चाहिए, कोई एक कल्चरल में कोई एक चीज आपको आनी चाहिए,
अगर कोई गाना गाता है तो बहुत अच्छी बात है, डांस करता है बहुत अच्छी बात है, कोई चीज बजाता है बहुत अच्छी बात है। यहाँ जितने लड़के और लड़कियां बैठे हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर इसमें से कोई चीज आपको नहीं आती है, अगर कोई ऐसा छात्र छात्रा है जिसको न गाना आता है, न बजाना आता है, न डांस करना आता है, तो शुरू हो जाओ करते। आपको एक चीज आनी चाहिए। इस बात में बिल्कुल भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हमको तो केवल पढ़ना आता है ना। जब आप 12th करने के बाद जब कॉलेज में जाते हो ना, और जब वहां पे आपके फ्रेशर्स फंक्शंस होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, तब आप जब देखते हो कि 4 बच्चे तो गाना गा रहे हैं, 4 बच्चे बजा रहे हैं, 4 खेल में अच्छे हैं, तो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। पढ़ना है लेकिन सब कुछ आना है। ऐसी किताबें पढ़नी शुरू करिए सारे लोग। अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हम लोग शाहजहांपुर के लोगों से पुस्तकें दान करवा रहे हैं, गिफ्ट करवा रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि एक दिन के प्रोग्राम में शाहजहांपुर के लोगों ने हमारे विकास भवन में 12,000 किताबें दान की। 12,000। वो सारी किताबें हम लोग प्राइमरी स्कूलों में रखवा रहे हैं। हर प्राइमरी स्कूल में साल के अंदर हम लोग का ध्येय है एक लाइब्रेरी बनाने का। और मैंने भी बोला है कि वो लाइब्रेरी गांव के लोगों के लिए भी खोली जाएगी ताकि सारे लोग उसमें आकर पढ़ सकें। एक और अभियान हम लोग जिले में शुरू करने वाले हैं। महिलाओं में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब बच्चे होते हैं तो आपको दुनिया भर की वैक्सीन लगाई जाती है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, बहुत सारी चीजें की जाती है। सरकार जो है आपके स्वास्थ्य के लिए सारे प्रयत्न करती है, लेकिन एक दो चीजें जो छूटी हुई है महंगाई के कारण, महंगा होने के कारण, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की। सर्वाइकल कैंसर मतलब जो ओवरी का कैंसर होता है वो महिलाओं में बहुत आम होता जा रहा है। अगर 8 साल से 13 साल के बच्चे को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगा दिया जाए, एचपीवी का टीका होता है जो 2500 रुपए का आता है, तो उसको कैंसर जैसी बीमारी से बचाव किया जा सकता है। तो हम लोगों ने पूरे जिले में तय किया है कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर 10,000 बालिकाओं को, 10,000 गरीब बालिकाओं को निःशुल्क एचपीवी का टीका लगाया जाएगा इस पूरे जिले में। पूरे देश में अपने तरह का एक यूनिक प्रोग्राम होगा, कहीं भी ये प्रोग्राम हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग करवा रहे हैं। दूसरा, देखो आप लोगों से एक दो रिक्वेस्ट है, उसके बाद मैं बात खत्म करूंगा। मैंने तय किया है कि 2025 शाहजहांपुर को टीबी मुक्त बनाएंगे। टीबी की जो बीमारी होती है उसके 5, 6, 7 लक्षण होते हैं। टोटल तो 10 लक्षण अभी हम लोग देख रहे हैं। 5, 6 लक्षण है। क्या लक्षण है? आपको लंबे टाइम तक बुखार हो रहा है, लंबे टाइम तक खांसी आ रही है, तो आप लोग देखो अपने घर में, अपने अगल बगल में किसी को भी अगर इस तरह का कोई सिस्टम है, लंबे समय से खांसी आ रही है, लंबे समय से बुखार है, तो उसको बोलो जाकर के चेक कराने के लिए। क्योंकि परेशानी ये है कि एक आदमी को टीबी अगर होगी तो दूसरे को भी प्रभावित करेगा। इसलिए जब एक साथ सबकी टीबी खत्म हो जाएगी तो पूरा जिला टीबी मुक्त हो जाएगा। हम लोगों ने गांव वाइज शुरू किया है, अभी तक लगभग 50 गांव को टीबी मुक्त कर दिया है, लेकिन पूरे जिले को टीबी मुक्त करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग हर प्रकार से बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करेंगे और कहीं से भी किसी गलत चीज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कानून व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा तत्पर है। तो अभी जो एसिड वाली घटना है मैं बता रहा हूं, तो इससे अगर कोई भी बंदा, कोई भी आदमी जो इस प्रकार की एक्टिविटी या छोटी मोटी एक्टिविटी भी आपने देखा होगा कि कैसे लोगों से डील किया जा रहा है इस सरकार में। किसी भी आदमी को किसी भी प्रकार का अपराध करने की छूट बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग अपने घर में, अपने अगल बगल में सबको बताइए, अपने दिमागों में ये बात रखिए कि इसका कितना बुरा परिणाम हो सकता है। सोचो कि अगर एक भी एफआईआर